क्वेश्चन नंबर 16 में टोटल 5 ट्रांजेक्शन्स हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करने से पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशन है उसको देखेंगे। आइए जरा कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। सपोज कीजिए आप मार्केट में जाते हैं और कोई गुड्स खरीद कर लाते हैं। गुड्स के लिए आपने पे किया 1000 रुपए और उस गुड्स को अपने लोकेशन तक लाने में आपने 50 रुपए पे कर दिए। तो गुड्स का कॉस्ट क्या माना जाए, 1000 या फिर 1050? सो देयर इज सम कंफ्यूजन। सो क्या करना उचित होगा, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। करेंट असेट्स यानी कि स्टॉक के केस में क्या होगा, और फिक्स असेट्स के केस यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, इन सारे केसेस में क्या होगा, दोनों ही केस को आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, गुड्स। इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करेगा? पहला, परचेज प्राइस, जितना का पैसा हमने पे किया है, परचेज प्राइस। और क्या इंक्लूड करेगा? टैक्सेस ऑन परचेज। अगर गुड्स जो खरीद रहे हैं उस पे हमने किसी प्रकार का टैक्स पे कर रखा है तो वो भी इसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और क्या ऐड होगा? अदर कमीशन। अगर गुड्स को खरीदने में किसी प्रकार का कमीशन भी पे कर रखे हैं तो वो भी उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और फ्रेट भी ऐड होगा। फ्रेट का मतलब होता है कैरियज। कैरियज के खर्चे को फ्रेट कहते हैं, फ्रेट को भी ऐड कर देंगे। और माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो ये होगा आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट। अब आइए समझते हैं फिक्स असेट्स को किस प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को लेकर दो केस है। कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स इंक्लूड। फिक्स असेट्स को लेकर दो केस हो सकता है। एक, फिक्स असेट्स हमने मार्केट से खरीद कर लाया, और दूसरा, हमने फिक्स असेट्स को बनवाया है, सेल्फ जनरेट किया है। ठीक है, तो दो तरीके से फिक्स असेट्स क्रिएट हो सकते हैं। पहला, परचेज कर सकते हैं मार्केट से, जैसे फर्नीचर हमने मार्केट से खरीद लिया तो दैट इज परचेज। और एक होता है सेल्फ जनरेटेड। अगर किसी प्रकार का कोई असेट्स है जो हमने सेल्फ जनरेट कराया है, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग को जनरेट किया जाता है, खरीदा नहीं जाता है। ठीक है, उसमें सीमेंट लगता है, ठीक है, अन्य सारे मटेरियल लगते हैं, तब जाकर बिल्डिंग क्रिएट होता है। तो अगर फिक्स एसेट्स खरीदा गया है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, और अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उसका कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स में अगर खरीदेंगे तो उसका परचेज प्राइस उसके कॉस्ट में इंक्लूड होगा। सेम टैक्सेस ऑन परचेज,
इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है गुड्स को अपने प्लेस पर इंस्टॉल कराना ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आ सके। जैसे डिश टीवी हम लगवाते हैं तो उसे इंस्टॉल कराना पड़ता है, उस इंस्टॉलेशन का जो खर्चा पड़ा। सेम लाइक मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी हम सेटअप कराते हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी सेटअप कराने में जो कुछ भी उसको खर्चा पड़ा, ठीक है। ट्रायल रन एक्सपेंस, कभी कभी गुड्स प्लांट एंड मशीनरी जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, इसलिए हम ट्रायल कराते हैं, तो उसके लिए भी कुछ एक्सपेंस आ सकता है, तो उसको भी हम ऐड करते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टिल रेडी टू यूज, अगर गुड्स हमने लोन पर प्राप्त किया है तो जब तक कि ये गुड्स इंस्टॉल नहीं हो जाता है, जब तक ये यूज में नहीं होगा, तब तक के इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे और ये बनेगा कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स। आइए देखते हैं अगर गुड्स हम सेल्फ जनरेट किए हैं तो क्या रूल लगेगा। दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट, कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करेंगे। कौन सा कॉस्ट? इनकर्ड फॉर जनरेशन ऑफ असेट्स, असेट्स को बनाने में जो कोई भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो सब उस फिक्स असेट्स के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। नाउ जनरली जो फिक्स असेट्स होता है वो 5 से 10 साल तक यूज होता है, तो 5 से 10 साल के बीच में अगर किसी प्रकार का एक्सपेंस होता है तो क्या हम उसे भी फिक्स असेट्स के कॉस्ट में ऐड कर दें? तो अब हम सीखेंगे उन एक्सपेंसेस का क्या करना है। हेडिंग डालते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो हम ईयर ऑफ लाइफ ऑफ असेट्स के बीच में जो कुछ भी एक्सपेंस होता है उसे हम उसके कॉस्ट में ऐड कर देंगे, नहीं तो उसे हम जनरल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। इफ एक्सपेंडिचर is of such nature that, पहला कंडीशन है इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ assets beyond standard performance, एंड दूसरा जो कंडीशन है एक्सपेंडिचर इज ऑफ लार्ज अमाउंट। अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हम उस एक्सपेंस को फिक्स असेट्स के कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मोटरसाइकिल है, ठीक है,
2 साल यूज किए और तीसरे साल में उस मोटर को, यानी कि मोटरसाइकिल का जो मेन पार्ट है उस मोटर को ही चेंज करा देते हैं। तो अभी क्या है, मोटरसाइकिल की इफिशियंसी डबल हो जाएगी, पहले जिस तरीके से काम करता था उससे तो बेहतर ही हो जाएगा, स्टैंडर्ड से भी ऊपर चला जाएगा और मोटर का खर्चा भी बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो इसे हम मोटरसाइकिल के कॉस्ट में ऐड करेंगे। अब मान लेते हैं दूसरा केस है कि हम अपने मोटरसाइकिल का ग्रीसिंग करा देते हैं, तो मुश्किल से 200-300 का खर्चा आएगा, तो उस खर्चे को हम मोटरसाइकिल के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट का भी नहीं है और ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बियॉन्ड भी नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा लेकिन स्टैंडर्ड से बियॉन्ड इंप्रूव नहीं होने वाला है। ठीक है, देन सच अमाउंट should be added to the value of fixed assets, otherwise treat it as general expense। चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, मशीन है, इस मशीनरी का कॉस्ट है 5 लाख। ये है मशीन जो कि 5 लाख का खरीद कर लाए। टाइम के अनुसार इसका यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू में गिरावट आएगी। इसकी वैल्यू में गिरावट आई यानी कि मशीनरी में खराबी आएगी, जैसे जैसे यूज करेंगे उसके वैल्यू में गिरावट आएगी, उसमें क्षय आएगा। ठीक, हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कराते हैं, हम इसमें कुछ ऑयलिंग का काम करा देते हैं, ग्रीसिंग करा देते हैं। ठीक है, तो ग्रीसिंग कराएंगे तो ये इंप्रूव हो जाता है, थोड़ा सा और बेहतर काम करता है। बट फिर टाइम के अनुसार इसकी इसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। नाउ इस बार हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेंस करते हैं, तो एक्सपेंस करने के कारण इसका परफॉर्मेंस डबल हो जाता है। अब चूंकि मशीनरी जब खरीदे थे तो ये इसका स्टैंडर्ड था, बट स्टैंडर्ड से ऊपर चला गया, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस बियॉन्ड स्टैंडर्ड। और ये जो एक्सपेंस है ये लार्ज अमाउंट का भी है, तो इसको क्या करेंगे हम, एड टू द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। और इस एक्सपेंस के लिए क्या करेंगे हम, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट का नहीं है, छोटा सा एक्सपेंस है। ठीक है, ट्रीट एज जनरल एक्सपेंस। नाउ आइए अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 जनवरी के डेट में, फर्स्ट एंट्री है 5 तारीख के डेट में। तो सबसे पहले डेट लिख लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड स्पेंट 200 फॉर देयर कैरियज। इस केस में अगर देखा जाए तो गुड्स का जो कॉस्ट होगा वो होगा 10,200। एंट्री क्या बनना चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,200 एंड 10,200। लेकिन जरा एक बात पे और गौर करते हैं कि हमारे शॉप पे बहुत सारे आइटम्स होते हैं। कुछ गुड्स हैवी वजन के होते हैं और कुछ गुड्स कम वजन के होते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका वजन कम होता है लेकिन कॉस्ट ज्यादा होता है, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है और कॉस्ट कम होता है। या फिर कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसका वजन भी भारी होता है एंड कॉस्ट भी ज्यादा होता है, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका वजन कम होता है और उसका कॉस्ट भी कम होता है। तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो इन सारे गुड्स को एक साथ इकट्ठा करके और उसका कैरियज एक साथ में पे करते हैं। तो किस गुड्स का कितना कैरियज होगा ये निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करें, कैसे एमोर्टाइज करें इस कॉस्ट को सारे गुड्स में? तो हम इस सिचुएशंस को डील करने के लिए कैरियज के अकाउंट को सेपरेट कर देते हैं। एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 और कैरियज का भी एक सेपरेट एंट्री बनाते हैं, कैरियज इनवर्ड डेबिट टू कैश अकाउंट 10,200 being goods purchased for cash। परचेज एक रिकरिंग ट्रांजेक्शन है, पूरे साल ये परचेज हम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैरियज को हम अलग दिखाते हैं और साल के अंत में हम एक बार में सबको परचेज में ऐड कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। वो सारी चीजें बाद में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल परचेज अकाउंट और कैरियज को हम सेपरेट सेपरेट रखते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि परचेज का कॉस्ट केवल 10,000 है। परचेज जो हम गुड्स किए हैं उस गुड्स का कॉस्ट है 10,200 कैरियज ऐड करके, ठीक है। नोट करके लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स will be said as rupees 10,200। गुड्स का कॉस्ट का लाएगा 10,200। सिंस परचेजिंग गुड्स इज a recurring item, we purchase goods in bulk and carriage is paid for all together। Thus amortization of carriage
in each item is quite difficult. Thus, we prepare separate entry for carriers involved. तो परचेज के केस में हम कैरिज इनवर्ट को सेपरेट दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 तारीख के डेट में। परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंड 500 फॉर इट्स कैरियज। यहां पर मशीनरी जो है वो एक अपने आप में ही एक मशीनरी गुड असेट्स है और इसके लिए ही हम कैरियर्स पे किए हैं। तो यहाँ पे तो इजीली पता चल रहा है कि एक मशीन है, एक इंडिविजुअल मशीन है और उसके लिए ही हम कैरियर्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मशीनरी के कॉस्ट में ही इस कैरियज को ऐड करके दिखाएंगे, ठीक है। सेपरेट कैरियज के लिए कुछ नहीं दिखाएंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और टोटल ऐड कर देंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ मशीन इज इक्वल टू परचेज प्राइस 50,000 प्लस कैरियज। कैरियज इसको इसी में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 500 और टोटल हो जाएगा 50,500। अमाउंट को एंट्री में फिल करते हैं एंड नरेशन बनाते हैं। बीइंग मशीनरी परचेज, नेक्स्ट एंट्री है 15 तारीख के डेट में और इसमें दिया है पेड 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर एंड 5,000 एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यहाँ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है जो कि सेल्फ जनरेटेड गुड्स है, सेल्फ जनरेटेड असेट्स है। तो सेल्फ जनरेटेड असेट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम जितना भी अमाउंट खर्च हुआ है उस गुड्स को बनाने में वो सब उसके कॉस्ट में ऐड कर देंगे और एंट्री बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अमाउंट देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर एंड 5,000 फॉर वेजेज। टोटल आएगा 35,000 और इसको हम फिल कर देंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड फॉर बिल्डिंग।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 17 तारीख के डेट में, यहां पर ओल्ड मशीनरी खरीदा गया है, तो एंट्री बनाएंगे 17 तारीख का, पहले डेट लिख लेते हैं, सेकेंड हैंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसका कॉस्ट है 20,000 और 2500 का इस पे रिपेयरिंग में खर्चा आ गया है, तो टोटल हमारा कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन इज इक्वल टू, पहला परचेज प्राइस 20,000 और दूसरा इसका रिपेयर 2,500, टोटल आएगा 22,500। अमाउंट को फिल कर देंगे। लास्ट एंट्री है, पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी, 500 रुपए का कुछ खर्चा हुआ है अन्य मशीनरीज पे, तो क्या करेंगे, इसको हम जनरल एक्सपेंस ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी नेचर का अमाउंट नहीं है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट जनरल एक्सपेंस ट्रेड करेंगे टू कैश अकाउंट।